हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में है। 1861 एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उन सभी को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जो प्रीवियस एक्ट्स हैं, जो ब्रिटिश रूल के समय में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के समय इंडिया के अंदर यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आए, जिसके अंदर अगर हम बात करें इनिशियल जो हमारा एक्ट है, जिसके थ्रू कंपनी के जो अफेयर्स हैं, कंपनी की जो यहाँ पे एक्टिविटी हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। तो उस 1773 के एक्ट से लेकर 1858 का जो एक्ट है, जो प्रीवियस एक्ट है 1858 का, जिसके अंदर क्राउन के द्वारा इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले ली गई है आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बारे में। तो उन सभी एक्ट्स के इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आप जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, अगर आप 1861 एक्ट को यहाँ से स्टार्ट किए हो तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में, आप देखिए कि 1857 के समय में जो रिवोल्ट है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हमारे वीडी सावरकर सर के द्वारा कहा गया था, तो 1857 की जो रिवोल्ट है वो हो चुकी है। 1858 का जो एक्ट आया जस्ट आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, उसके अंदर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है उनको रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। बट आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इंडिया के अंदर रूल किया करती थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस का जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियंस का कोऑपरेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे अगर आपको रूल करना है तो। 1861 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडियंस का यहाँ पे कोऑपरेशन या एसोसिएशन ऑफ इंडियंस यहाँ पे स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगा इंडियंस का एसोसिएशन ब्रिटिश अथॉरिटीज़ लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ में। तो स्टूडेंट्स, 1861 का ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये है कि इंडियंस का यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो बिगनिंग होगा, इंडियंस का एसोसिएशन यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। वॉइस रॉय की जो काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल के अंदर इंडियंस को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में, और काउंसिल को एक्सपेंड किया गया था। वॉइस रॉय की जो काउंसिल है उसे एक्सपेंड किया गया। आप देखिए कि वॉइस रॉय की ये जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है 1858 के इस एक्ट के थ्रू। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा वॉइस रॉय की इस काउंसिल के अंदर में यहाँ पे नॉन ऑफिशियल अभी भी नहीं है, इंडियंस को परमानेंट ऑफिशियल मेंबर के रूप में नहीं ऐड किया गया है। नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में यहाँ पे काउंसिल को एक्सपेंड किया गया है, नॉमिनेट किया गया है कुछ इंडियंस को यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा यहाँ पे रियलाइज़ किया गया कि इंडियंस का जो कोऑपरेशन है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है इंडिया के अंदर अगर आपको रूल करना है तो। 1862 के समय में लॉर्ड कैनिंग उस समय वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया के, ये पहले वॉइस रॉय भी हैं भारत के अंदर। पहले वॉइस रॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय बनते हैं। तो वॉइस रॉय के द्वारा यहाँ पे 3 इंडियंस को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर नॉमिनेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट इंडियन को जिनको वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, वो आपको 1909 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो 1909 का जो समय है, जिसको मोरलेमेंटो रिफॉर्म के रूप से भी जानते हैं, वहाँ पे आपको पहली बार इंडियन हैं जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऐड किया जाएगा। यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में 3 इंडियंस हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया था वॉइस रॉय की काउंसिल के अंदर में। राजा वो बनारस हैं, महाराजा वो पटियाला हैं एंड सर दिनकर राव हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है वॉइस रॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सेकंड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। आप देखिए कि जो 1773 का एक्ट जब हम रीड करते हैं, 1773 का एक्ट हम जब रीड करते हैं तो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट किया गया, और वहाँ पे जो सेंट्रलाइजेशन के लिए
पहला स्टेप वो साबित होता है, पहला स्टेप वो लिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा सेंट्रलाइजेशन के रूप में। 1833 के अंदर आपको वो सेंट्रलाइजेशन पीक के समय देखने के लिए मिलता है, जब कंप्लीट इंडिया का एक गवर्नर जनरल यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और 1833 के अंदर पहली बार आपको ऑल ओवर जो कंप्लीट इंडिया है उसका एक गवर्नर जनरल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट होता है। 1773 के अंदर जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि जो कंप्लीट पावर है वो यहाँ पे एक ही लोग के पास हो, सेंट्रल प्रोसेस के पास हो। फिर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो स्टार्ट होगा 1861 के इस एक्ट के थ्रू। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो आपको पीक के अंदर देखने के लिए मिलेगा 1937 के समय में। 1935 एक्ट के थ्रू जो डिसेंट्रलाइजेशन पीक के ऊपर पहुंचता है। और 1937 के समय जब आपको स्टेट्स के अंदर जो प्रोविंस है उनके अंदर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो आपको दिखाई देगी, तो इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने की एक कोशिश की गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट ये हैं कि इंडियंस का जो कोऑपरेशन है, इंडियंस का जो साथ है वो ज़रूरी है। अगर आपको इंडिया के ऊपर रूल करना है तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा ये यहाँ पे रियलाइज़ किया गया, तो कुछ इंडियंस को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में। और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है वो दे दी गई, क्योंकि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे देखने के लिए मिला किस तरीके से 1857 की जो रिवोल्ट है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो भी इस्टेब्लिश की गई। 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर में और पंजाब के अंदर 3 नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो इस्टेब्लिश की गई। इनको लेटर फेज के अंदर 1862, 1886 और 1897 के अंदर ये जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं इनका एग्जिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉइसरॉय को कुछ पावर दे दी गई हैं, वॉइसरॉय को कुछ पावर्स यहाँ पे ग्रांट की गई हैं। वॉइसरॉय को एम्पावर किया गया है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस को, जो बिजनेस है उसे यहाँ पे कंटिन्यू वे में ट्रांजैक्ट करने के लिए, मीन्स द गवर्नमेंट का जो वर्क है उसको कंटिन्यू वे में यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे वॉइसरॉय के द्वारा जो रूल्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि किसी एक पर्सन को, किसी एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो क्रिएट किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो पोर्टफोलियो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। रूल्स और जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे वॉइसरॉय के द्वारा बनाए जा सकते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, काउंसिल के अंदर को जो गवर्नमेंट का वर्क है उसे कैरी आउट किया जा सके। वॉइसरॉय को यहाँ पे एम्पावर किया गया कि उसके द्वारा जो ऑर्डिनेंस है वो इशू किए जा सकते हैं विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग ए इमरजेंसी। लेजिस्लेटिव काउंसिल से विदाउट सजेस्ट करते हुए वॉइसरॉय के द्वारा जो ऑर्डिनेंस हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑर्डिनेंस आपको प्रेजेंट समय में जो प्रेसिडेंट की पावर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा किस तरीके से जो ऑर्डिनेंस है वो इशू किए जा सकते हैं, वैसा ही वहाँ पे वॉइसरॉय के द्वारा जो ऑर्डिनेंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं 1861 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर है, पोर्टफोलियो का जो पावर है वो दिया गया है कि किसी एक पर्सन को जो डिपार्टमेंट है उसका हेड बना दिया गया, उनके द्वारा जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाएंगी उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग में। वॉइसरॉय यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्रिएट कर सकता है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय में वॉइसरॉय को लेजिस्लेटिव जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इंडियंस का यहाँ पे कोऑपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट थे। पोर्टफोलियो सिस्टम है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है और नई कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया है, जो आपको बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो 1861 का ये एक्ट है, इसके बाद में 1891 के अंदर एक्ट आएगा, इसके बाद में 1909 में जो मोरले-मिंटो रिफॉर्म है उसे भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के नाम से जाना जाता है। तो उन सब के बारे में हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। 1861 एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।